देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश चंद्र। आज मैं बात करूंगा 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध की। भारत चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध से और उसके बाद भारत चीन सीमा पर आज तक बार बार उपस्थित तनाव से क्या बचा जा सकता था। यह नेहरू के समय में संभव था। माओ का चीन भारत के साथ अपनी सीमा की समस्याओं को सुलझाना चाहता था। उसके बाद की चीन की सरकारों ने कभी भारतीय चीन सीमा विवाद सुलझाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। अब तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आए बदलाव के कारण भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और सीमा पर तनाव घटने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। नेहरू के पास युद्ध की स्थिति आने से बचने का पहला मौका तब आया था जब चीन तिब्बत पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। अगर नेहरू उस समय तिब्बत पर चीन के कब्जे को रोकने में सफल हो जाते तो शायद इस तरह का विवाद हम लोगों के बीच में ना होता। अगर तिब्बत पर चीन कब्जा न कर पाता तो तिब्बत भारत और चीन के बीच बफर का काम करता। ऐसा नेहरू न कर पाया। इसके बारे में नेहरू ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया तो उसका कारण नेहरू की समझौतावादी नीति थी। नेहरू ने तिब्बत को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। उनको अच्छी तरह से इस बात के बारे में पता था कि भारत और चीन के बीच में से तिब्बत के हट जाने के बाद कभी भी समस्याएं आ सकती हैं और इस स्थिति के उत्पन्न होने की संभावना के बारे में सरदार पटेल ने एक पत्र लिखकर उनको आगाह भी किया था। एक देश के रूप में तिब्बत कैसे चीन और भारत के बीच से गायब हो गया, इस बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूँ। अमेरिका ने जब तिब्बत की सुरक्षा के लिए सैन्य मदद की पेशकश की तो नेहरू ने इसे ठुकरा दिया था। नेहरू ने यह कहकर इस प्रस्ताव को ठुकराया था कि पश्चिमी ताकतें दो मित्र देशों में फूट डालना चाहती हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगी। नेहरू अगर सैन्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव का प्रयोग कर सकते थे। नेहरू ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठा सकते थे, लेकिन तिब्बत द्वारा बार बार किए गए अनुरोध के बावजूद उन्होंने ये नहीं किया। कम्युनिस्ट चीन उस समय संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी नहीं था और वीटो का तो सवाल ही नहीं उठता। नेहरू के पास दूसरा मौका आया अप्रैल 1954 में पंचशील समझौते के समय पर। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर के जरिए भारत ने चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे को मान्यता दे दी थी। इस समझौते का शीर्षक ही था भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के साथ व्यापार का समझौता। इस समझौते के द्वारा भारत को तिब्बत में प्राप्त सभी अधिकारों को भी भारत ने सरेंडर कर दिया था। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर के समय गिव एंड टेक पॉलिसी अपनानी चाहिए थी और इसी समय नेहरू को चाहिए था कि वे इस बात पर जोर देते कि इस समझौते से पहले हम लोगों को भारत और चीन की सीमा पर सहमति बना लेनी चाहिए। अगर सीमा उसी समय फाइनल हो जाती तो आज रोज रोज खड़ी होने वाली तनाव की समस्या न रहती। चीन उस समय कमजोर था। चीन हालांकि उस समय भी लगातार मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन 1954 में एक और डेवलपमेंट हुआ। वह था नेहरू ने देश के लिए नए नक्शे बनवाने का आदेश दिया और इन नक्शों में लद्दाख से लगती हुई सीमा, जिसको अभी तक अनिर्धारित बॉर्डर माना जाता था और जो अक्साई चीन के साथ लगती थी, इसको स्पष्ट के रूप में दिखा दिया गया और अक्साई चीन को भारत के हिस्से में दर्शाते हुए सीमा को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया। ये बड़ी अजीब सी बात थी कि आप अपनी चीन से लगती सीमा के नक्शे को बदल रहे हो और चीन से यह आपने बात नहीं की। कोई भी देश आपको अपनी सीमा के बारे में एक तरफा निर्णय कैसे लेने दे सकता है। इसके बारे में नेहरू का स्टैंड था कि सीमा के बारे में कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीमाएं ऑलरेडी सेटल्ड हैं। नेहरू का कहना था कि भारत और चीन के बॉर्डर के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भारत चीन की सीमा पर भारतीय और चीन की सेना के बीच में लगातार झड़पें होने लगी। 1957 तक चीन ने अपने सिक्यांग प्रांत से तिब्बत को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड बना ली थी और यह सड़क अक्साई चीन से होकर जाती थी। 1959 में सीमा पर 3 गंभीर झड़पें हुई। खान मांझे, लोंगचू और कोंका पास पर भारतीय बॉर्डर गार्ड्स की जान चली गई और चीन ने कई जवानों को भी बंदी बना लिया। राजनयिक प्रयासों से सीमा पर शांति स्थापित करने की कोशिशें चल रही थी। उसी समय चीन ने सीमा के निर्धारण के लिए प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता का सुझाव दिया। यह तीसरा गंभीर मौका था नेहरू के पास युद्ध टालने और सीमा पर शांति स्थापित करने का। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भारत की 19 अप्रैल 1960 को यात्रा की। यह यात्रा दरअसल सीमा विवाद सुलझाने के लिए की गई थी। चीन उस समय बर्मा और नेपाल के साथ अपनी सीमा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवाद सुलझाने में लगा था और वो चाहता था कि भारत के साथ भी सीमा का समझौता हो जाए। भारत चीन की 4500 किलोमीटर की सीमा थी और उस समय चीन आर्थिक रूप से इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था कि एक बड़ी सेना को भारत की सीमा पर तैनात करने पर खर्च कर सके।
लेकिन नेहरू ने 1954 में बनवाए गए नक्शे अक्साई चीन को भारत में दर्शा दिया था। जब कम्युनिस्ट सरकार चीन में स्थापित हुई थी, उसी समय से चीन कह रहा था कि वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। चीन का कहना था कि संपूर्ण नेफा, जिसे उस समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था और बाद में अरुणाचल प्रदेश बन गया था, पे चीन का पूरा अधिकार था। लेकिन 1960 में जब चौवन लाई भारत में सीमा के बारे में बात करने के लिए आए, तो वो चाहते थे कि भारत अपना दावा अक्साई चीन पर से छोड़ दे और वह मैकमोहन लाइन को मान लेगा। अक्साई चीन, जिसको सफ़ेद पत्थरों का रेगिस्तान कहा जाता है, लद्दाख के उत्तर में 17,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ वेजिटेशन की कोई संभावना नहीं है। ये एक रखवाली करने के लिए मुश्किल जगह थी। उसका उपयोग चीन के लिए तो था, क्योंकि उसका सिक्यांग प्रदेश से एक रास्ता तिब्बत के लिए खुलता था। देखा जाए तो झगड़े की जड़ ये अक्साई चीन थी। आइए अक्साई चीन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। 1947 से पहले ब्रिटिश सरकार इस सीमा पर भारत की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्क थी। ब्रिटेन उस समय ग्रेट गेम खेल रहा था और कम्युनिस्ट सोवियत उसको बड़ा खतरा नजर आता था। चीन उस समय कमजोर था। तिब्बत के इस भाग की सीमा सोवियत के साथ लगती थी और ब्रिटिश सरकार इस बात का ध्यान रखती थी कि एशिया में घुसने के लिए सोवियत इस रास्ते का प्रयोग न करें। ब्रिटेन द्वारा सन 1847 में गठित एक सीमा आयोग को जम्मू व कश्मीर की पूर्वी सीमा का निर्धारण करने का काम सौंपा गया था। आयोग को लद्दाख की पारंपरिक सीमाएं बिल्कुल उचित लगी। ये कराकोरम पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक पूर्वी सीमा पर था और ये एक प्राकृतिक सीमा थी। लेकिन उन्होंने डेमचोक की संभावित विवादित स्थिति पर ध्यान रखा। ब्रिटेन ने बाद में एक दूसरा सीमा आयोग गठित किया, जिसके सदस्य थे अलेक्जेंडर कनिंगम, थॉमस थॉम्सन और हेनरी स्टेची। उन्होंने जम्मू और कश्मीर और चीन के बीच सीमा को चिन्हित करने के लिए चीन को भी आमंत्रित किया, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं हुआ। उसका कारण था कि चीन ब्रिटेन की नीयत को हमेशा शक की निगाह से देखता था। पहले ही उसे ब्रिटेन द्वारा जबरदस्ती हांगकांग को छोड़ने और 1842 में नानकिंग की संधि के जरिए विदेश व्यवहार के लिए बंदरगाहों को खोलने के लिए मजबूर किया जा चुका था। इसके बाद W.H. जॉनसन के सन 1865 के एक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप पूर्वी सीमा को क्वेन लून पर्वत श्रृंखला को शामिल करने के लिए कराकोरम पर्वत की श्रृंखला के पार तक खंगाला गया था, जिसके चलते शहीदुल्ला और अक्साई चीन इसमें शामिल हो गए। इस आधार पर नया मानचित्र सन 1868 में प्रकाशित हुआ था। जॉनसन द्वारा प्रकाशित किए गए मानचित्र और सर्वेक्षण के परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा बाद में स्वीकार कर दिए गए। जम्मू व कश्मीर के महाराजा ने भी शहीदुल्ला से अपने सैनिक हटा लिए थे। ब्रिटिश भारत के वायसराय लैंसडाउन ने सुझाव दिया कि ब्रिटेन को चीन को ब्रिटिश सीमा से आगे कराकोरम और लुएनकुन पर्वत श्रृंखला के बीच के लावारिस पड़े स्थान, जिसमें अक्साई चीन भी शामिल है, तक आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसे रूस से सुरक्षित रखा जा सके। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि चीन ने कराकोरम दर्रे पर 1892 में एक शिलालेख के साथ एक सीमा चिन्ह बनाया कि यहाँ से चीनी क्षेत्र शुरू होता है और कराकोरम दर्रा, शहीदुल्ला और क्वेन लून पर्वतमाला एवं कराकोरम पर्वतमाला के बीच के क्षेत्र पर दावा किया, जिसमें अक्साई चीन भी शामिल था। ब्रिटेन ने इस शिलालेख लगाने पर बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं किया था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि यह क्षेत्र रूसियों की पहुंच के बाहर रहे। अगर चीन उन स्थानों की सुरक्षा कर रहा है तो और भी बेहतर है, क्योंकि इससे ब्रिटेन के संसाधन बच रहे हैं। ब्रिटेन चीन को अपनी तरफ और रूस के खिलाफ चाहता था। अगर चीन उनके बचाव के लिए मुसीबत उठाने को तैयार था तो वो उन तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों और तिब्बत को खुद नियंत्रित करने को लेकर जरा भी उत्सुक नहीं थे। ब्रिटिश सरकार के एक नोट में ये लिखा गया कि हमने हमेशा उम्मीद की थी कि चीनी शहीदुल्ला और क्वेन लून एवं कराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीच के क्षेत्र, जिसमें अक्साई चीन भी शामिल है, में अपने अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। हम किसी भी मौके पर शिलालेख के निर्माण को लेकर चीन के साथ किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम चीन द्वारा लावारिस पड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेने के विचार का समर्थन करते हैं, जो भविष्य में सीमाओं के परिसीमन के अधीन होगा। अब आते हैं सन 1897 पर। 1894 और 95 के बीच चीन जापान युद्ध में चीन की हार के बाद ब्रिटेन सोच विचार में पड़ गया। उसे लगा कि चीन कराकोरम दर्रे और अन्य क्षेत्रों को रूस से बचाने में सक्षम नहीं रहेगा और इसके चलते ब्रिटेन ने अपनी सीमा को उत्तर व पूर्व की ओर उस क्षेत्र में विस्तार करने के बारे में सोचा, जिसे पहले वह चीन के लिए छोड़ने के लिए सोच रहा था। सन 1899 में ब्रिटेन द्वारा मकार्टनी मैकडोनल्ड लद्दाख तिब्बत रेखा चीन सरकार को प्रस्तावित की गई, जिसमें अक्साई चीन को तिब्बत के पास छोड़ दिया गया था।
काराकोरम पर्वत श्रृंखला इस सीमा के लिए प्राकृतिक सरहद बनाती थी। इस रेखा को पीकिंग में ब्रिटिश मंत्री सर क्लाउड मैकडॉनल्ड द्वारा चीन को प्रस्तुत किया गया था और चीन ने उस नोट पर फिर जवाब नहीं दिया और अंग्रेजों ने इसे चीन की मौन सहमति मान ली। यह रेखा लगभग वैसी ही है जैसी लद्दाख स्थित एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। वर्तमान स्थिति ब्रिटिश सरकार ने उपयुक्त प्रस्ताव, जिसमें अक्साई चीन तिब्बत के हिस्से के रूप में शामिल है, को जारी रखा। इस बात की पुष्टि सन 1914 के शिमला अधिवेशन में की गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र उत्तरी सीमाओं को वर्ष 1954 तक सीमा अनिर्धारित के रूप में प्रदर्शित करते थे, जैसा कि ब्रिटिशों द्वारा दिखाया जाता आ रहा था। एजी नूरानी अपनी पुस्तक में उल्लेख करते हैं कि माउंटबेटन की वाइसरायल्टी की रिपोर्ट में संलग्न मानचित्रों में इन सीमाओं को सीमा अनिर्धारित के रूप में अंकित किया गया था। सरदार पटेल के नेतृत्व वाले रियासती मंत्रालय द्वारा जुलाई 1948 में भारतीय राज्यों पर जारी किए गए व्हाइट पेपर के साथ संलग्न मानचित्र में भी इन सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। जुलाई 1954 के बाद नेहरू की पहल पर मानचित्रों में एक तरफा बदलाव किए गए थे और उनमें अस्पष्ट निर्धारित की गई सीमाएं स्पष्ट करके दिखाई जाने लगी थी और इसमें अक्साई चीन भी शामिल था। इसे भारत ने एक तरफा तय किया था। ब्रिटेन ने कभी भी अक्साई चीन में बौद्धिक उपस्थिति दर्ज करवाने या फिर किसी भी रूप में वहां अपना अधिकार जमाने का प्रयास कभी नहीं किया था। स्वतंत्रता के बाद की भारत सरकार ने भी काराकोरम पर्वत श्रृंखला से परे अक्साई चीन मैदानों में अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया था। अक्साई चीन चीन के भौतिक कब्जे में था और उन्होंने सन 1950 में तिब्बत को सीकियांग से जोड़ने के लिए एक हाईवे का निर्माण किया था, क्योंकि वहां पर दोनों को जोड़ने वाला कोई जमीनी रास्ता और मौजूद नहीं था। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 1960 में वार्ता के दौरान कहा भी कि हमें अक्साई चीन में सड़क बनाने में 7 साल लगे। इन 7 सालों में हमें एक भी भारतीय सिपाही नजर नहीं आया जो कि हमें रोकता और कहता कि ये जगह भारत की, आप इसमें कैसे सड़क बना सकते हैं। अक्साई चीन पूरी तरह से निर्जन व बंजर था और भारत के लिए उसका कोई रणनीतिक या आर्थिक महत्व नहीं था। यह देखते हुए कि भारत का इस पर कानूनी रूप से कोई ठोस दावा नहीं है, इसलिए नेहरू का उसे लेकर जिद्दी होने का कोई फायदा नहीं था, विशेषकर तब जब चीन उत्तर पूर्व में स्थित मैकमोहन रेखा को लेकर अदला बदली के लिए तैयार था। जनरल थिमैया ने भी सन 1959 में खुद कहा था कि अक्साई चीन का भारत के लिए कोई रणनीतिक महत्व नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या दूसरे पक्ष ने भारत द्वारा नए नक्शों में अनिर्धारित सीमा को स्पष्ट करते हुए जो नक्शे बनाए थे, उसमें क्या दूसरे देश की सहमति ली गई थी, यानी चीन की सहमति ली गई थी? इसका स्पष्ट उत्तर नहीं में है। क्या भारत के पास अक्साई चीन पर अपने दावे को साबित करने के लिए आवश्यक समझौते, दस्तावेज और नक्शे थे? अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत किए गए 2 नक्शे, जिसको जॉनसन लाइन और दूसरा मकार्टनी लाइन बोला जाता है, इनको चीन ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर नहीं तो क्या भारत को चीन के साथ चर्चा करके उन्हें भारत की स्थिति से अवगत करवाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था? भारत बातचीत शुरू करने के लिए मैक्सिमलिस्ट की पोजीशन तो ला ही सकता था, लेकिन भारत को बातचीत तो करनी ही चाहिए थी। 1960 में सीमा निर्धारण के लिए प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री चेन यी ने 23 अप्रैल 1960 को रेल मंत्री स्वर्ण सिंह के साथ अपनी बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि चीन का ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसके बाद चीन का तेजी से औद्योगिकरण होने की उम्मीद की जा रही थी, वह असफल हो गया था। इसके कारण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में आंतरिक मतभेद बहुत बढ़ गए थे। चीन में खाद्यान्न की समस्या थी। चीन अब अपने पड़ोसियों से एडजस्टमेंट करना चाहता था और भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने स्वेच्छा से चीन की सारी अंदरूनी समस्याएं उन्हें बताई थी। अब ये भारत पर निर्भर करता था कि भारत इसका लाभ कैसे उठाता है। कुलदीप नैयर की बियॉन्ड द लाइन्स में उन्होंने लिखा है कि मैं गृह मंत्रालय में उस समय एक सूचना अधिकारी था और मेरे पास कोई लोकस स्टैंडी नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि पॉलिश राजदूत ने मुझे अपने कार्यालय में बातचीत के लिए आमंत्रित किया और मुझसे अपेक्षा की कि उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा है मैं जाकर वो गोविंद वल्लभ पंत, जो कि भारत सरकार में नेहरू के गृह मंत्री थे, उनसे बताऊं। उन्होंने बातचीत के प्रारंभ में ही कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे प्रस्ताव को सभी कम्युनिस्ट देशों का समर्थन प्राप्त होगा और उन्होंने विशेष रूप से सोवियत संघ का उल्लेख किया। उनका प्रस्ताव था कि भारत को एक पैकेज राजनीतिक सौदे को स्वीकार कर लेना चाहिए
जिसके तहत लद्दाख के कुछ हिस्सों का नियंत्रण चीन को सौंपकर उसके बदले में मैकमोहन रेखा को मान्यता ले लेनी चाहिए। उनका आशय अक्साई चिन से था। उन्होंने कहा कि मांगे गए क्षेत्रों को कभी मानचित्र में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि इन पर किसका अधिकार है। जिसके भारत का होने का दावा किया जा रहा था, यह वो था जिस पर ब्रिटिश सरकार ने जबरन कब्जा कर लिया था। कोई भी शक्ति साम्राज्यवादी तरीकों का समर्थन नहीं कर सकती और ना ही भारत को ऐसा करने पर जोर देना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, पर चीन कभी भी अपनी बनाई हुई सड़क से अपना नियंत्रण नहीं जाने देगा। उन्होंने तर्क दिया कि वह सीकियांग और चीन के अन्य भागों के बीच जीवन रेखा जैसी थी। मैंने पंत को उनके प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना तो अपनी ओर से और ना ही सरकार की ओर से। चाओ एन-लाई का यह दौरा 7 दिन तक चला और नेहरू और चाओ एन-लाई के बीच टुकड़ों में 24 घंटे से अधिक समय तक 1-to-1 बातचीत हुई। लेकिन नेहरू अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुए। नेहरू को चाहिए था कि वो देश की जनता को वस्तुगत स्थिति से अवगत कराते और देश में इसके लिए सहमति बनाते और अक्साई चीन का कुछ हिस्सा देकर मैकमोहन लाइन पर चीन की सहमति ले लेते तो झगड़े की कोई बात ही नहीं रहती। नेहरू को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए था कि वह भावी पीढ़ियों के लिए कोई झगड़ा छोड़ के ना जाए। लेकिन समझौतावादी नेहरू अब डोविस से हाकिश इमेज बनाने का फैसला कर चुके थे। वो समझौता करने को तैयार नहीं हुए और वार्ता विफल हो गई और यही बाद में युद्ध का कारण बनी। अगर नेहरू उस समय एक रीजनेबल स्टैंड लेते और समझौते के लिए तैयार होते तो युद्ध की नौबत ना आती। चौथा गंभीर मौका नेहरू के पास तब आया जबकि सिर्फ 4 दिनों तक चले सन 1962 के भारत चीन युद्ध के पहले दौर 20 से 23 अक्टूबर 1962 के बाद चीन ने एक बयान जारी किया और चाओ एन-लाई ने भी 24 अक्टूबर 1962 को नेहरू को पत्र लिखकर सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की शर्तें तय करी। उन्होंने लिखा कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे जाएंगे और दोनों देशों के प्रधानमंत्री विवाद के मैत्रीपूर्ण समाधान में जुटेंगे। भारत ने इस बात पर सवाल उठाया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन का क्या मतलब है और वो चीन की सेना को अपने 8 सितंबर 1962 वाली स्थिति में वापस ले जाने को चाहता था, जबकि चीन ने 4 नवंबर 1962 की अपनी प्रतिक्रिया में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उसका मतलब 7 नवंबर 1959 वाली स्थिति से है, जो कि पूर्वी क्षेत्र में स्थित मैकमोहन रेखा है। हालांकि अभी तक चीन ने उस रेखा को स्वीकार नहीं किया था और बाकी के क्षेत्रों में पारंपरिक रेखाएं हैं और साथ ही इस बात पर भी जोर दिया था कि चीनी प्रस्ताव ने सभ्यता, गरिमा और आत्मसम्मान की भारत की शर्तों को पूरा किया है और वो किसी भी पक्ष के दावों पर पक्षपात नहीं करेगा जिन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। इसका मतलब यह भी था कि चीन सन 1962 के भारत चीन युद्ध के पहले चरण के बाद कब्जा किए गए क्षेत्रों का कोई गलत फायदा नहीं उठा रहा था। भारत ने इस बात को दोहराया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 8 सितंबर 1962 वाली स्थिति होनी चाहिए और वार्ता की मेज पर आने पर सहमत नहीं हुआ। चीन को यह 8 सितंबर 1962 की भारतीय स्थिति पूरी तरह से अस्वीकार्य थी, क्योंकि चीन उसे अपना क्षेत्र मानता था, जिसके चलते सबसे पहले 20 अक्टूबर 1962 का युद्ध प्रारंभ हुआ था। भारत की इस बात को स्वीकार कर लेने का सीधा सा मतलब यह होता कि चीन ने जिन चौकियों को अवैध मानकर ध्वस्त किया है, उनका वो कदम गलत था। भारत अपनी बात पर अड़ा रहा। चीन ने भारत के रुख को पूरी तरह से अनुचित माना और उन 4 दिनों की 20 से 23 अक्टूबर 1962 की प्रारंभिक लड़ाई के बाद 13 नवंबर 1962 तक लगभग 3 सप्ताह तक युद्ध की स्थिति में शांति रही। इस बीच भारतीय सेना ने 14 नवंबर 1962 को चीनी चौकियों पर फिर हमला कर दिया। चीन ने भी जवाबी हमला किया और 20 नवंबर 1962 एक सप्ताह के भीतर तक पूरा नेफा चीनी कब्जे में था और वो असम के दरवाजे पर खड़े थे। चीन ने फिर 21 दिसंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। भारत इस युद्ध में बुरी तरह से हारा और इस बार भी युद्ध विराम की शर्तें बिल्कुल वही थी जो चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुए 4 दिनों के युद्ध के पहले दौर के बाद 24 अक्टूबर 1962 को सामने रखी थी। हालांकि सबसे बड़ा अंतर यह था कि इस बार यह एक तरफा था। चीन ने इस बात की घोषणा की वो अपने युद्ध विराम प्रस्ताव के अपने हिस्से की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा, भले ही भारत सहमत हो या ना हो। भारत ने भी ये जानते हुए युद्ध विराम के लिए हामी भर दी कि वो युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अपने पुराने रुख पर ही कायम होते हुए भारत सीमा के बारे में अपने पुराने स्टैंड पर ही अड़ा रहा और ना ही उसने वार्ताओं और बातचीत के जरिए सीमा विवाद को एक ही बार में हमेशा के लिए सुलझाने के लिए कोई प्रयास किया और जिसके लिए चीन पूरी तरह से राजी था। यह 4 मौके नेहरू ने चीन के साथ अपनी सीमाओं को सुलझाने और युद्ध रोकने के लिए गंवा दिए।
पहले 2 मौके उनकी समझौतावादी नीतियों के कारण और बाद के 2 मौके अपनी जिद के कारण। अक्साई चीन के बदले में चीन द्वारा मैकमोहन लाइन को मान्यता देना दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन थी और यह दोनों देशों के बीच में एक सम्मानजनक समझौता होता। मुख्य बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत की सरकार पर अनुचित दबाव डालकर नेफा, जिसको आज अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, कब्जाया था और नई रेखा मैकमोहन लाइन खींची थी और उस मैकमोहन लाइन को चीन मान्यता देने को तैयार था और भारत के लिए अक्साई चीन का कोई यूज़ नहीं था। उसकी रखवाली करने में भारत को अपने संसाधन व्यर्थ खर्च करने पड़ते। नेहरू को चीन का यह प्रस्ताव उस समय मान लेना चाहिए था। ये मौके गंवाने के बाद चीन आज संभवतः 1960 में उसके दिए गए प्रस्ताव पर भी राजी न हो। आज के अंक में इतना ही। आपको यह अंक कैसा लगा कृपया कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।